प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट या सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, यहां बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा? इक्वल टू ये वाला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट बनाया है। अब हमें यहाँ पे सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक हेड बनाए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम सबसे पहले ले लेते हैं सैलरी, रेंट, कमीशन। ये समझना है कि ये होता क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि ये सब इसमें क्या क्या चीजें आएगी। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब हम यहाँ टोटल अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें हो जाता है 2.5 लाख। यहाँ भी वही अमाउंट आएगा और यहाँ हम इक्वल टू इस सेल में से माइनस कर देंगे इस सभी एक्सपेंस को, तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट। इसमें लगाना है बाय सैलरी टू सैलरी। ठीक है, यहां जो आएगा अमाउंट वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या? What is direct expense and what is indirect expense? Direct expense pay when purchase of raw material pay when manufacturing of any goods is called direct expense. Finally, we can say direct expense is those expense which is charged on any goods and service for goods and service before sale. मीन्स कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं
उसे सीलेबल बनाने के लिए, सीलेबल दैट मीन्स कि वो सेल करने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो इन दिस केस दोज एक्सपेंस कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की नीड होती होगी, देन कुछ मटेरियल वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी उसमें यूज होता होगा, चिप जो भी है, वायर, दैट इज रॉ मटेरियल। ये सब मटेरियल कहां से आएगा? ये सब मटेरियल आएगा आपको, ये सब मटेरियल आएगा आपको बाहर से, इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अब ये परचेज करके लाओगे तो इसके ऊपर फ्रेट देना होगा, मतलब भाड़ा। फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा? फैक्ट्री में। कहाँ होगा ये? तो फैक्ट्री में देयर आर मेनी एक्सपेंस। फैक्ट्री में एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है? तो फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, नो एम्प्लॉय नहीं, वेजेस। फैक्ट्री में कौन काम करता है? वर्कर को हम लोग डेली बेसिस पे पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस। वेजेस इज कॉल्ड व्हेन यू पे अमाउंट इन डेली बेसिस, पर डे बेसिस, दैट इज कॉल्ड वेजेस। मंथली भी करते हैं, मंथली पे अगर होता है, लेकिन हम संडे का पैसा उससे नहीं देते हैं। सैलरी एंड वेजेस में क्या डिफरेंस है बताइए? वेजेस पर डे। अभिषेक जी, सैलरी एंड वेजेस में क्या डिफरेंस? सैलरी पर डे देंगे, वेजेस ना सैलरी मंथली फेस करेंगे, सैलरी ना वेजेस पर डे देंगे। सैलरी इज ए स्टैंडर्ड वर्ड, वेजेस इज कैजुअल वर्ड। सैलरी give to those employee who is permanent of company. परमानेंट दैट मीन्स की हायरिंग हुई है और वो काम करेगा, मीन्स की 4 महीना 5 महीना काम करेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सैलरी। इफ यू पे एनी अमाउंट टू फॉर कैजुअल पर्पस सच एज 15 days, 30 days, 45 days, 2 months, 3 months only for, okay, that is called wages। एग्रीमेंट भी वेजेस में आएगा। एग्रीमेंट किस टाइप का एग्रीमेंट? जैसे एग्रीमेंट पर डे के हिसाब से अगर या आवर के हिसाब से। किसके साथ एग्रीमेंट का होता है? सैलरी, सैलरी हो गया ना, उसको एग्रीमेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट तो रेंट का होता है, जैसे एग्रीमेंट के तौर पर रखते हैं किसी ना, कॉन्ट्रैक्ट बोलो उसको, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो सैलरी देते हैं उसको। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्टर लेगा। मान लो मेरा एक कोई काम है, तो मैंने मिस्टर राम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मिस्टर राम अपना लेबर रखेगा, तो लेबर को पे करेगा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे ये होती है ना कि संडे को आप पैसा जो ऑफ होती है, मान लो होली का 2 दिन ऑफ है, 7 और 8, और जो वेजेज जो वर्कर होगा, जो डेली बेसिस पे काम करता होगा, उसका पेमेंट नहीं मिलेगा उसको, बट जो सैलरी पे काम करता होगा उसको पेमेंट मिलेगा। देखो, एक इंजीनियर भी लेबर हो सकता है, बट एक इंजीनियर जो फैक्ट्री में वर्क करता है तो उसको सैलरी कंसीडर किया जाता है, बिकॉज ही इज ए परमानेंट एंड ही विल वर्क टू लॉन्ग टाइम इन अ कंपनी, ओके, सो दैट इज कंसीडर्ड एज ए सैलरी। बट इफ पे एनी अमाउंट टू सच एज दोज पर्सन हु वर्क्स ओनली 15 days, 20 days पर डे बेसिस वर्क्स, दैट इज कॉल्ड कंसीडर्ड एज क्या? तो आपको वहां पे क्या कंसीडर किया जाएगा? वेजेस कंसीडर किया जाएगा। तो वेजेज होगा तो हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट में आ जाता है, जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होता है। अब हम सर वेजेज ओवर टाइम वाला भी होता है ना?
ओवर टाइम, यस ओवर टाइम होता है तो वेजेज ही कंसीडर किया जाएगा, बट ओवर टाइम, ठीक है। तो ओवर टाइम हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, जो वेजेज में ही इंक्लूड करके डाल सकते हैं, बट हम ओवर टाइम के नाम से हम कोई एक्सपेंस दिखाते नहीं है, आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। जी हाँ, वो वेजेस में नहीं, हम दिखाते नहीं है उसको। हाँ तो हम नहीं वो हम दिखाएंगे, लेकिन वेजेज में ही ऐड ऑन करके देंगे। जैसे एग्रीमेंट बेस पे रखते हैं ना कंपनी, नहीं, अगर हम कोई भी ओवर टाइम अगर दिखाते हैं तो हम उसको अदर एक्सपेंसेस में लेते हैं। सॉरी प्लीज पार्डन, रिपीट, सॉरी, एक बार रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर हम किसी भी चीज को वेजेस में लेते हैं तो वेजेस को हम अदर एक्सपेंसेस में लेते हैं। नहीं ऐसा तो हम नहीं कर सकते, अदर एक्सपेंस नहीं, वेजेज तो हमारा वेजेज एक अलग ग्रुप ही हो जाता है, हेड हो जाता है, वो ले लेंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, हम जैसे P&L में लेते हैं तो हम उसको मिसलेनियस में ले लेते हैं। अच्छा मिसलेनियस में छोटा छोटा अमाउंट होता है तो जी 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 तो वो आप जी। दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल तो रहे जैसे एग्रीमेंट बेस पे रखा है तो ये पर्सन इसको हैं? स्पेशल एग्रीमेंट पोजीशन जैसे एग्रीमेंट पे रखा है कोई, तो इसको कॉन्ट्रैक्चुअल, पर डे के हिसाब से देते हैं ठीक है, या तो आवरली देते हैं। पर डे हिसाब से देते हैं, आवर हिसाब से, दैट इज कॉल्ड वेजेस, हाँ वही पूछ रहा था। वेजेस हो गया ये, ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है और उसे मंथली देते हैं, दैट इज कॉल्ड सैलरी, हाँ, वो तो monthly। है ना। हाँ ये तो, ओके देन, तो ये एग्रीमेंट है उसमें वो भी वेजेस में है। हाँ वो डिपेंड करता है कि हम नेचर क्या है उसका पेमेंट करने का। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को वेजेस मिल सकता है, फैक्ट्री में काम करने वाले एक इंजीनियर को सैलरी मिल सकता है, ऑफिस में काम करने वाले प्यून को वेजेस मिल सकता है, ऑफिस में काम करने वाले अकाउंटेंट को सैलरी मिल सकता है। डिपेंड करता है हम किस व्यू से उसको ले रहे हैं, डेली बेसिस पे दे रहे हैं पेमेंट, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, वो हमें कोई बात नहीं कर सकता, आप इसको मंथली ही दो, है ना। और एक हो जाता है आपका जैसे कि मान लो हमारा इंस्टीट्यूट है, कोई फ्रीलांसर आया, अपना पेमेंट किया, वो अपना काम किया, 1 घंटे काम किया, वो ले गया, ठीक है। तो ये आपका वो अलग केस में आ जाएगा, ना सैलरी होगा ना वेजेज होगा, है ना। क्या हो सकता है बताइए, अगर कोई फ्रीलांसर है, अगर आया उसने किया तो उसके जो रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है, वो उसका अलग हेड हो गया, वो अलग से हम एक्सपेंस दिखाएंगे उसका, वो किस में आएगा? वो आपका इनडायरेक्ट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस हम वहां बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जहां पे आप कोई भी काम कर रहे हो और कोई गुड्स के लिए काम कर रहे हो, गुड्स को प्रिपेयर जब तक ना हो जाए, पूरी तरह से सेलेबल ना बन जाए, मींस उसको सेल करना है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आफ्टर और at the time of sale of service and goods, पे आफ्टर और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ सर्विस और गुड्स। मतलब अब देखो कि एक हमारा लैपटॉप प्रिपेयर हो गया, बन गया, लैपटॉप का हमारा कॉस्ट पड़ गया 25,000, अब इसे हमें सेल करना है, सेल करने के लिए किसी को कमीशन देना है, तो कौन सा एक्सपेंस हो गया ये, कमीशन, उसको 1,000 रुपीज देना है, तो हम सेल करने के लिए दे रहे हैं, मीन्स कि आफ्टर सेल या एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके लिए किसी को हम रखेंगे हायर करके, अकाउंटेंट को, उसको सैलरी देना है, क्योंकि लैपटॉप सेल होगा तो उसका हिसाब बारी करना है, ऑफिस स्टाफ जो भी होगा उसको सैलरी देना है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेल नहीं हो रहा है लैपटॉप, ठीक है, अब उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है क्यों, क्योंकि हम उसे सेल करेंगे इसलिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी अमाउंट होगा। अब हमने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है हमें, ठीक है,
मीन्स कि हम इस तरह से बोल सकते हैं, मीन्स हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर देखो डायरेक्ट एक्सपेंस को पहले अलग कर दो और जितने बचते हैं ना सारे के सारे इनडायरेक्ट में ले लो। डायरेक्ट एक्सपेंस एक लिमिट है। फैक्ट्री में मतलब किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद अगर माइंड में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है इनडायरेक्ट में डाल दो उसे। अब मैं आपको ये पूछूंगा, फैक्ट्री में कोल का यूज होता है, कोयला, ये किस में जाए? डायरेक्ट। डायरेक्ट में ऑब्वियसली ऑफिस में यूज तो होगा नहीं है। सर फ्यूल, लोन किस में आएगा? लोन तो पहले बात तो लायबिलिटीज है ना, एक्सपेंस है नहीं। इंटरेस्ट हो जाएगा उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फ्यूल, फ्यूल कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में। डायरेक्ट। तो सॉरी डायरेक्ट डायरेक्ट है ना। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते है ना। सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हमने कल जो बताया था, सबसे पहले बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया किस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसका इम्पैक्ट हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर होता है, ठीक है। जर्नल एंट्री के साथ साथ हम सिमिलरली बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट करता है हमारा, है ना। ओके, और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा हो जाता है स्टार्टिंग में, जो हम गुड्स को सेल परचेज करते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, मैंने सेल किया अभी इतना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। इसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और ये बनाने के बाद हमने बनाया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे। अब हम आते हैं अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप डिफरेंट तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सॉरी अकाउंट ग्रुप में हम पहला ले लेते हैं कैपिटल। अकाउंट ग्रुप में ले लेते हैं बैंक। जैसे हमने मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं HDFC, किस अकाउंट में जाएगा? पर्सनल या रियल, है ना। एसेट्स होगा तो रियल, बट अगर मैं इसका इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो ये किस में जाएगा? बैंक। ये चीज दोनों में डिफरेंस नहीं। अगर मैं थ्योरेटिकल बात करता हूं तो हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा पर्सनल या रियल। अगर मैं टेक्निकल जाता हूं, किसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मैं इसको थिंक करता हूं। सॉफ्टवेयर में क्योंकि अकाउंट ग्रुप दिए हुए उसमें हम लेजर, ये हमारा लेजर है, देखो ये हमारा अकाउंट टाइप हो गया, टाइप्स, और ये हमारा अकाउंट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ग्रुप मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ग्रुप मिलेगा फिक्स एसेट्स का। इसमें 34 ग्रुप्स हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में। डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट चीजें दी हुई होती है। टेक्निकल वर्क जब हम लोग करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाया है, मैंने लिया सैलरी अकाउंट। अब बताओ कि सैलरी इसमें से किस में जाएगा? तीनों में से, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। अगर मैं थियोरेटिकल समझूं तो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। बिकॉज ना कोई पर्सन है, ना कंपनी है, ना कोई एसेट्स है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल, इट इज एक्सपेंस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप सैलरी अकाउंट गोज इनटू इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो ये चीज समझना है। मैं यहाँ पे लेता हूं अब कंप्यूटर। कंप्यूटर किस में जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। बट इसमें किस में जाएगा? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज करता है कि हमने पढ़ा है ये चीज, तो हमें ये चीज क्यों नहीं मिल रहा है ना? हमें ये चीज यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि इसको अलग तरीके से बिल्डअप किया गया, बनाया गया है अकाउंट्स। एक्चुअली क्या है सर, दोनों चीजें एक ही है, लेकिन मतलब हर सॉफ्टवेयर को अपने तरीके से कंसीडर करती है कंपनी। यस यस यस। अब जैसे हम ये टैली के अकॉर्डिंग या बिजी के अकॉर्डिंग बात करें, एसएपी में जाएंगे तो उसमें अलग ही तरीके का मिलेगा। हाँ, वो एक प्रोफेशनल तरीके से अलग है ना चीजें। हाँ, ठीक है। तो वो बट चीजें हैं सारी यही चीजें हैं, रूल्स यही अप्लाई होता है। यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे आपको अलग अलग कर दिया गया है। टोटल कितना? ये 34 हो जाएगा। ठीक है। अब टैली वाले का मन होगा कि मैं इसको 30 कर दूं तो 30 कर देगा, 36 कर देगा, 36। अब जाओ उसमें, हाँ ठीक है, 29 था पहले, तो वो सब सारी चीजें आती है इस तरह से। देन एक है बैंक ओडी, एक है बैंक ओसीसी। बैंक ओडी, बैंक ओसीसी। ओडी मीन्स ओवरड्राफ्ट, ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओडी एंड ओसीसी? एक होता है बैंक लोन। अब मैं यहाँ पे एक जीएल मतलब लेजर का बात कर रहा हूं। यहाँ मैंने एक बनाया लोन फ्रॉम HDFC बैंक। इसमें से हम किसके अंदर लेंगे इसको बताओ। अगर मैं इस तीनों अकाउंट्स का मैं बात करूं, गोज टू पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्यों? एक्सपेंस थोड़ा ना है जी, इट इज पार्टी, इट इज पर्सनल, इट इज कंपनी एंड इट इज नॉट एसेट्स। एसेट्स होता तो रियल में इसको हम डाल देते, बट ये क्या है, एक कंपनी है, तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट। बट इसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा ये बैंक लोन में जाएगा, या ओडी में ले सकते, वो सीसी में ले सकते हैं, ठीक है। बट तीनों में क्या डिफरेंस? ओडी ओवरड्राफ्ट, ओडी मिलता है आपको कोई भी सर्विसेज के अगेंस्ट में। अगर सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट का कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पे आपको पे करना पड़ेगा कुछ अमाउंट किसी को, तो आप ओडी कर लो। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, बिकॉज आप क्या है ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए हो, वहां पे आपका क्या है ना ह्यूमन वर्क है, वहां पे काम का। अब मान लो आपने पुल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो रॉ मटेरियल तो चलो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, रॉ मटेरियल आपको गवर्नमेंट की तरफ से। बट आप ह्यूमन एफर्ट कहाँ से लगाओगे? ह्यूमन एफर्ट में लेबर वगैरह कहाँ से लगाओगे? वो आप ही को काम करवाना होगा, उसको वेजेस देना होगा, किसी को सैलरी देना होगा, किसी को अदर एक्सपेंस देना होगा। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए ना जी, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पैसा आपको मिला, ये रॉ मटेरियल तो चलो गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। बोला कि भाई हम अपना सामान देते हैं, तुम हमें सिर्फ अपना काम करके दे दो, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं। तो इसके लिए अगर हमें पैसा की जरूरत होता है तो आप ओडी करवा सकते हैं, अंडरस्टैंड। ओडी स्टार्टअप के लिए भी चाहिए होता है सर। ओवरड्राफ्ट स्टार्टअप के लिए है ना, गुड। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने एक बताइए थोड़ा सा अभिषेक जी, ओडी जैसे मान लीजिए कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं तो उसमें जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे, उसके लिए टर्म लोन प्रोवाइड करती है बैंक, और ओडी केवल हमारे रॉ मटेरियल लाइक एनी सर्विसेज के लिए उसमें हम यूज कर सकते हैं, और उसमें डे वाइज का हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है। और कैश क्रेडिट क्या होता है? ओसीसी, सॉरी, ओपन कैश क्रेडिट। ओपन कैश क्रेडिट उसको हम एज पर सीसी वो हम स्टॉक्स को, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया ना अभी,
जैसे भी कोई भी हमारे फिक्स एसेट्स टाइप जो होते हैं उसको हम उस चीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट्स के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। देखो एक तरह का लोन Yes. होता है, ठीक है, बट ये आप अकाउंट स्टॉक के अगेंस्ट में, आपका क्या है ना कि आप वो सीसी कराते हो, ठीक है, सीसी कराते हो तो बैंक से सीसी कराया आपने, तो वो क्या करेगा, आपका स्टॉक का डिटेल पूछेगा, भाई तुम्हारे पास क्या स्टॉक है, ठीक है, इस चीज है। उसके स्टॉक गिरवी, सॉरी, स्टॉक गिरवी एक तरह से गिरवी है तुम्हारा वो, उसके बदले में आप वो उसको देखेगा ना भाई इसके पास है, उसी हिसाब से आपको क्या करेगा, लोन देगा। उतनी वैल्यूएबल होगा। बट वो सीए वगैरह बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन होता नहीं है कुछ इसका। और ओडी ओडी ओवरड्राफ्ट जैसे मिल जाता है, इसमें कोई वेरिफिकेशन उतना क्यों नहीं करना नहीं होता, ठीक है। जब बैंक देखो तीनों सिमिलरली सेम ही है। ओडी मतलब जैसे पहले पेमेंट होती है कुछ, कोई भी काम के लिए जो पहले पेमेंट होती है। हाँ, एक तरह से स्टार्टअप समझ लो कि हमें हमारे काम करने के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ अमाउंट मिल जाएगा, कुछ अमाउंट मिल जाएगा। बट आपको नेचर वाइज आप जब जाओगे बैंक से लोन लोगे तो आपको पता चलेगा क्या है चीजें, ठीक है। तो इस तरह से हम इस